अगर मार्केट नहीं भी चल रही तो आपको एक अच्छी डिविडेंड इनकम सालाना मिलती रहती है। I do believe that we will see a revaluation of the banking sector as well. डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स इस वक्त देखें जो कि ब्लू चिप सेफ स्टॉक्स होते हैं, तो वो भी आपको ऐसे 7-8 स्टॉक 10 स्टॉक्स के करीब मिल जाएंगे, जिसका अगर आप मिलकर के एक पोर्टफोलियो बनाएं तो आप आराम से कोई 17-18% की एवरेज डिविडेंड यील्ड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन अगर हाईनून 400 रुपये पे या 500 रुपये पे बैठा हुआ है और इंडेक्स ऊपर 73,000 पे चला गया, तो मुझे हाईनून में पैसा डाल के क्या मिलना है? 10%। मैंने ये पहले भी बात करी है, मार्केट के लास्ट पीक पे 2017 में इक्विटी फंड्स की एलोकेशन क्लोज टू 50% थी इंडस्ट्री AUM। आज के दिन पे वो शायद 10% के नीचे है। वेरी सिंपल बट इट हैज यील्डेड रिजल्ट के हर कंपनी का नंबर 1 शेयर खरीद लें। मार्केट की प्रोग्रेशन अगर हम देखें तो पिछले एक साल के अंदर जिस तरह से मार्केट ने मूवमेंट की है, मार्केट वाज आइंग ऑल द लीडिंग फैक्टर्स। बैंक्स, सर्टेन बैंक्स बहुत अच्छे हैं, UPL, नेशनल बैंक, निज़ाम एक्सेट्रा, ये बैंक्स बहुत अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज हैं उसमें अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आएगी, उसमें वैल्यूएशन री रेटिंग आएगी, तो आपको सिर्फ एक जंप मिलेगी। नंबर 1। आने वाले दिनों में आपको कौन से सेक्टर्स हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं, या आप सजेस्ट करेंगे लोगों को कि उन सेक्टर्स को थोड़ा सा स्टडी करें? मैं भी एक सीरीज़ कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट पे टू एनालाइज डिफरेंट सेक्टर्स। रिसेंटली रिफाइनरीज़ को एनालाइज किया है, OMCs को एनालाइज किया है, आने वाले दिनों में दूसरे भी करेंगे। तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले दिनों में प्रॉमिसिंग लग रहे हैं? इसमें देखें, जो आने वाले दिनों में अगर प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हम देखें तो हमें लगता है कि जो सेक्टर्स हैं जिस पे एक्सटर्नल शॉक्स का इम्पैक्ट कम होता है उनमें फोकस रखना चाहिए। अब ये आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपके एनर्जी सेक्टर हो गया, ये इसकी क्योंकि अर्निंग ग्रोथ और हाई डिविडेंड यील्ड है तो एक आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है कि अगर मार्केट नहीं भी चल रही तो आपको एक अच्छी डिविडेंड इनकम सालाना मिलती रहती है। उसके अलावा हमें लगता है कि जब जैसे जैसे हम ग्रोथ की तरफ जाना शुरू होंगे तो जो सिक्लिकल सेक्टर है जो ग्रोथ ड्रिवन होता है, जिसमें डिमांड का काफ़ी इम्पैक्ट होता है डोमेस्टिकली, जैसे कि सीमेंट हो गया और स्टील हो गया, उसमें भी हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट आएगी जैसे जैसे डिमांड रिकवर करती है और ऑन द कॉस्ट साइड आपकी कॉस्ट कंट्रोल होती है और आपके बोरोइंग कॉस्ट भी कम होती है, क्योंकि कंपनीज ने काफ़ी पिछले 2-3 सालों में डीलेवरेजिंग भी कर ली है सीमेंट कंपनीज ने, तो वो अच्छी पोजीशन में है। अच्छा, हमने ऑलरेडी बात भी की है थोड़ी सी फिक्स्ड इनकम पे, तो आपके ख्याल में अगर आप ऑडियंस को बताएं कि राइट टाइम कब होगा जब हमें अपनी फिक्स्ड इनकम से लो रिस्क से हाई रिस्क की तरफ आना चाहिए? काफ़ी सारे तो ऑलरेडी होंगे, शफल कर लिया होगा, बट आपके ख्याल में एक थोड़ी सी मैच्योर स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, मैच्योर स्ट्रेटजी, क्योंकि अब हम डेटा पॉइंट्स फॉलो कर रहे होते हैं तो हम तो ये रेकमेंड करते हैं कि ओवर टाइम हम ग्रेजुअली जो है शिफ्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट कट्स एक्सपेक्ट कर रही है। मगर मैंने दूसरी बात ये कही थी कि कट बहुत अग्रेसिव नहीं होगा हमारे हिसाब से। तो जो इन्वेस्टर्स एक्चुअली मार्केट में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, दे कैन एक्चुअली स्टार्ट कन्वर्टिंग पार्शियल अमाउंट्स फ्रॉम देयर मनी मार्केट और फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो इनटू एक्विटीज। उसकी एक वजह है कि एक्विटी की परफॉर्मेंस ऑलरेडी अच्छी है और आपको फिक्स्ड इनकम जितना है उससे ज़्यादा का रिटर्न वैसे ही मिल जाएगा। और जब आपको लगता है कि रेट कट्स अग्रेसिव हो सकते हैं या रेट कट का पेस बढ़ सकता है, लेट्स से व्हेन वी आर हेडिंग इनटू जून, बजट के आसपास, बजट के बाद, या फिर हम जुलाई में अगर रेट कट एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस वक्त हमें लगता है कि फिर और एक थोड़ा यूफोरिया मार्केट में आ सकता है। What sectors, which companies you believe could be a good companies or good sector to focus on going forward, at least this year and the next? I would probably say that a sector that we believe in strongly long term that has not performed in the last couple of years is the healthcare sector. But that's a very small sector.
Another that I do believe, but it's not very many options in it, is also the IT sector. Those two are probably my best bets. I do believe that we will see a revaluation of the banking sector as well. But people should keep in mind that the current profitability in the banking sector is not sustainable. They're not going to have these high interest rate margins, these high return on equities. So probably if you're looking at banks, yes, you should have a revaluation, true, but you should probably divide the profit by half. If you still like the stock with the dividend yield, with half the yield and double the valuations, then that's also going to be a good sector. अभी आपको हमारी स्टॉक मार्केट कैसी लगती है? काफ़ी इसने अच्छा परफॉर्म भी किया है और आगे भी इसके जो परफॉर्मेंस लग रही है वो बेहतर ही लग रही है, लेकिन कुछ हमारा कल्चरल डायनामिक्स भी हैं कि हमारी जो नेशन है वो साजिशी थ्योरीज पे काफ़ी बिलीव करती है। तो जब मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस की बात करें, टेक्निकल एनालिसिस उनके साथ शेयर करें, और बहुत सारे रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं कि मार्केट 85,000 या अबव जा सकती है। मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से ये सवाल पूछा और मोस्टली सब ने ये एग्री किया कि मार्केट के जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं, तो चांसेस हैं मार्केट ऊपर जाएगी। तो आप मार्केट की परफॉर्मेंस को और आने वाले दिनों में जो इसका ट्रेंड है उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही जगह पे पॉइंट रेस किया कि मार्केट के अंदर जो अक्सर जो मैसेज हैं, जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई बना दिया। अब मार्केट ऑल टाइम हाई जो बनाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि फिर अब वहाँ से मार्केट को नीचे ही आना होता है। मार्केट किसी एक ख़ास रेंज में नहीं चल सकती कि 40,000 से 50,000 ही चलेगी। 50,000 हो गया तो हाई हो गया, अब 40,000 हो गया तो बाय कर लिया। मार्केट के पीछे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन से मिलकर के KC 100 बनता है। उन सारी कंपनीज़ की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी होती है जो कि बदस्तूर बढ़ती हुई ही जा रही है। तो अगर उन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई जा रही है तो उनका जो रिस्पेक्टिव प्राइसेस है वो भी बढ़ता हुआ ही जाएगा, और जब प्राइसेस बढ़ता हुआ जाएगा तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी KC 100 इंडेक्स के जो पॉइंट्स है वो बढ़ते ही रहेंगे, यानी ऑल टाइम हाई जो है वो हर गुजरते क्वार्टर्स और सालों के साथ नए बनते ही जाएंगे। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए, ना कि उसको ये समझ लेना चाहिए कि अगर ऑल टाइम हाई बनते जा रहे हैं तो अब मार्केट महंगी होती जा रही है। आई थिंक जो बात की जा रही है कि 80,000 या इवन 85,000 की भी बातें कर रहे हैं, तो इस पर मैं ये कमेंट तो नहीं कर सकता कि 85,000 ज़्यादा सही नंबर है या 80,000 ज़्यादा सही नंबर है, लेकिन मैं ये ज़रूर कमेंट कर सकता हूँ कि डिस्पाइट के 70% से मार्केट चल चुकी है पिछले 9 महीने के अंदर, 40,000 पॉइंट से चल करके 70,000 पॉइंट पे बात आ चुकी है। आई थिंक स्टिल मार्केट के अंदर काफ़ी रूम मौजूद है वैल्यूएशन वाइज, अपसाइड वाइज, और अगर कोई फ्रेश बंदा अभी भी कोई एक्सपोजर बनाना चाहे तो वो ये सोच के डरे ना कि मार्केट बहुत चल चुकी है, अभी भी मार्केट के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। उसको गेज करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक दो तरीका मैं ब्रॉडली बहुत आसान तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि मैं भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव से बता रहा था, तो मार्केट का एक प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल होता है जो मार्केट का एक तरीका होता है गेज करने का कि वो किस लेवल के ऊपर है, कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है। तो मार्केट इतनी चल जाने के बाद भी अगर आज 5 के नीचे के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे है तो इसका मतलब है मार्केट स्टिल अट्रैक्टिव है, क्योंकि हमारी KC 100 का ही लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल जो एवरेज है PE का वो कोई 8 साढ़े 8 के करीब रहता है। अगर आप रीजन के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से भी कंपेयर करेंगे दूसरे मुल्कों के, तो वहाँ से भी आपको रियलाइज़ होगा कि हमारी मार्केट अभी भी काफ़ी सस्ती है। फिर 5 का मल्टीपल अगर है तो वो ऑलरेडी इंप्लाई कर रहा होता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव अर्निंग यील्ड के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है, करीब 20% का कोई अर्निंग यील्ड बन जाता है इसके ऊपर। अगर आप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स इस वक्त देखें जो कि ब्लू चिप सेफ स्टॉक्स होते हैं, तो वो भी आपको ऐसे 7-8 स्टॉक 10 स्टॉक्स के करीब मिल जाएंगे, जिसका अगर आप मिलकर के एक पोर्टफोलियो बनाएं तो आप आराम से कोई 17-18% की एवरेज डिविडेंड यील्ड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो कि बेहतर है कंपेयर टू फिक्स्ड इनकम। अगर आप यहाँ से 3 साल का या 5 साल का होराइजन बनाते हैं तो इट विल बी वेरी सेफ टू से कि आप फिक्स्ड इनकम के रिटर्न्स को इस डिविडेंड यील्डिंग पोर्टफोलियो से ईजिली बीट कर पाएंगे। अभी मैं इसके अंदर रिस्क का, ग्रोथ स्टॉक्स का, कैपिटल अपसाइड का एलिमेंट तो शामिल ही नहीं कर रहा, जो कि फर्दर इसके अंदर अपसाइड क्रिएट कर सकता है। तो आई थिंक मार्केट के अंदर बिल्कुल पोटेंशियल है अभी यहाँ से भी, डिस्पाइट कितनी रैली कर चुका है। और जो लोग अभी बाहर बैठे हुए हैं, आपके ख्याल में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि स्टिल अट्रैक्टिव हैं?
आई थिंक क्योंकि मार्केट बहुत सस्ती है तो हर सेक्टर के अंदर ही इसका पोटेंशियल मौजूद है। बिल्कुल कुछ सेक्टर ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, कुछ सेक्टर कम हो सकते हैं, लेकिन अगर ओवर द 3 और 5 ईयर का आप होराइजन बनाएंगे तो एक एक करके सबकी कहीं ना कहीं बारी आ जाएगी और सभी इक्वली मोर और लेस चल के आपको रिटर्न दे देंगे। हैविंग सेड दैट कुछ थीम्स को आप मद्देनजर रख करके अपनी कुछ स्ट्रेटजीज फिर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनेटरी ईजिंग की थीम इस वक्त इमर्ज होती हुई नज़र आ रही है। अगले कुछ महीनों से हम देखेंगे कि कहीं इंटरेस्ट रेट कटना शुरू हो जाएंगे होपफुली, और साल के आखिर में 17-18% पे शायद दिसंबर तक कहीं इंटरेस्ट रेट आ जाएंगे, तो हम कोई 400-500 बिप इंटरेस्ट रेट कट की बात कर रहे हैं। अब अगर इस इंटरेस्ट रेट कट की थीम को अगर आप लेकर के चलें तो आप इस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं कि पॉसिबली आप हाईली लेवरेज स्टॉक जो हैं उनको टारगेट करें, क्योंकि हाईली लेवरेज स्टॉक्स सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं इंटरेस्ट रेट कटने के सिनेरियो के अंदर, क्योंकि यूजुअली वो सिक्लिकल स्टॉक्स भी होते हैं, तो जब इंटरेस्ट रेट कटता है डिमांड पिकअप होती है तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। सेकेंडली क्योंकि उनका लेवरेज बहुत ज़्यादा होता है तो उनकी फाइनेंस कॉस्ट जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। तो ऑल इन ऑल इन रीजंस की वजह से इस तरह के जो लेवरेज सेक्टर्स हैं, जो कि सीमेंट सेक्टर्स हो सकते हैं, स्टील सेक्टर्स हो सकते हैं, और किसी सेक्टर के अंदर भी कोई हाईली लेवरेज कंपनी हो सकती है, उनको पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जा सकता है। आई थिंक इसके अलावा हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स को भी पोर्टफोलियो में शामिल इस वजह से किया जा सकता है क्योंकि अगर आज आप कोई 17-18% डिविडेंड यील्डिंग का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और अगर आप देखते हैं कि 3 महीने का जो टी बिल का पर्चा है वो आपको 21% दे रहा होता है, तो आज से 6 महीने के बाद वही टी बिल जो है वो आपको शायद 18-17% देना शुरू कर देगा और 1 साल के बाद कहीं शायद हो सकता है 16% देना शुरू कर देगा। तो फिर वो 1 साल के बाद जो डिविडेंड यील्डिंग आपका पोर्टफोलियो होगा वो बहुत अट्रैक्टिव मालूम होना शुरू हो जाएगा, और फिर वो आप ही को नहीं, वो सबको अट्रैक्टिव लगेगा, और फिर सब उसमें जब इन्फ्लो आना शुरू होगा तो उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आज आपने उसमें पोजीशन बना रखी होगी तो फिर आपको एक तो डिविडेंड यील्डिंग का फ़ायदा होगा, फिर कैपिटल अपसाइड भी वहाँ से आप इंजॉय कर सकेंगे। लास्टली एक एनर्जी रिफॉर्म्स का भी एक थीम इमर्ज हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से गैस प्राइसेस बढ़े हैं, बहुत तेज़ी से बिजली के दाम बढ़े हैं, सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अगर सर्कुलर डेट जो ऑलरेडी पाइल्ड अप है उसको क्लियर नहीं भी करते तो कम से कम हमें इस चीज़ का काफ़ी हद तक कंफर्ट मिल चुका है कि फर्दर सर्कुलर डेट जो है वो यहाँ से पाइल अप नहीं हो रहा होगा। तो इन चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रख के एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें तो एनर्जी की जो कंपनीज़ है वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं यहाँ से, चाहे वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनीज़ हों या OMCs हों या फिर कुछ पावर कंपनीज़ भी हो सकती हैं। हर वो कंपनी जो सर्कुलर डेट का पार्ट है उसको इस थीम से फ़ायदा हो सकता है। तो आई थिंक इन्हीं स्ट्रेटजीज़ करीब करीब भी आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि अभी आपके ख्याल में, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन से सेक्टर्स की तरफ देखना चाहिए अगर आपके कोई माइंड में है? जिस तरह अभी तो ये जो स्पेकुलेशन चली है ऑटो के अंदर ख़ास तौर पे, और उसके बावजूद सिर्फ ऑटो में चूँकि वो साजगार का रिज़ल्ट अच्छा आया तो इसकी वजह से सारा ऑटो स्पेकुलेशन पे चला गया। अदरवाइज़ देखें 3 सेक्टर तो आपके बिल्कुल ही बैठे हुए हैं। एक तो केमिकल, उनके तो रिजल्ट्स भी लॉसेस में आ रहे हैं, फूड के भी लॉसेस में ही चल रहे हैं, और उधर से टेक्सटाइल लॉसेस के अंदर चल रहा है। तो ऑटो अच्छा है, ये सारे अच्छे हैं अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो। सही। अगर इंटरेस्ट, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी जून में कम होगा। तो अभी कौन से हैं इस पॉडकास्ट के बाद? कौन से अभी तो वही सेक्टर चल रहे हैं डिविडेंड वाले। अभी तो इस वक्त तो रैली उन्हीं में आ रही है। अभी देखें कल भी ईफर्ड ने 4 रुपये 5 रुपये डाल दिए हैं, डिविडेंड उसका 8 रुपये है। एक ही दिन में 3-4 रुपये ईफर्ड ने डाले हैं। और आप ये देखें जब अब मंडे को एक्स हो जाएगा तो मंडे को ही वो एक्स पूरा कर लेगा। UBL ने सेम डे कर लिया, उसने मौका ही नहीं दिया दोबारा खरीदने का UBL। तो डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन है मेरा, टाइम भी थोड़ा रह गया। आप फार्मा से भी मुंसलिक हैं, कंसल्टेंट भी हैं, आप एक फार्मा कंपनी के, माशाल्लाह आपकी फार्मेसी भी है, फिर कलेक्शन पॉइंट्स भी हैं लैब के। तो ये फार्मा सेक्टर तो बिल्कुल ही डेड पड़ा हुआ है, बड़े बड़े अच्छे स्टॉक्स हैं नीचे हैं। तो फार्मा सेक्टर के बारे में आपका क्या व्यू है? इसमें स्टॉक रखना चाहिए या इसको फार्क करना से आप उसको कंपेयर करके देखें किसी भी को? वो तो बिल्कुल तो नहीं। फिर क्यों डालेंगे आप पैसा? सही, मुझे बताएं। देखें ना, अगर हाई नून 400 रुपये पे या 500 रुपये पे बैठा हुआ है और इंडेक्स ऊपर 73,000 पे चला गया, तो मुझे हाई नून में पैसा डाल के क्या मिलना है? 10%। तो आपका फिलॉसफी इज वेरी सिंपल, अगर इंडेक्स से ऊपर भागेगा तो मेरा बाप है, घोड़ा है आपका। हाँ जी, बाप है जी, बाप है। अच्छा, हाँ, दोबारा पैदा हो गया। जो इंडेक्स से नीचे वो मेरे काम का नहीं है, भाड़ में जाए। बेशक उनमें अच्छी कुब्बे को 1 लात और मारे। अभी मार्केट 75,000 पे खड़ी है और
मैं और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमारा एक डायलेमा है कि मार्केट इतनी हाई चली गई है, अगर हमने इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, डर लगता है। अगर हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो फिर भी डर लगता है कि बजट पता नहीं कैसा होगा, हमें निकल जाना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। तो इन हालात में हमारी एक जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है वो किस तरह की होनी चाहिए? ओके, ठीक है। तो इसके अंदर देखें, वन इज दैट के यू कैन हैव अ टैक्टिकल सॉर्ट ऑफ व्यू ऑन द मार्केट एंड व्हाट यू शुड डू, एंड वन इज अ मोर फंडामेंटल व्यू कि जी हाउ डू वी सी द इक्विटी मार्केट्स, ठीक है जी। और लॉन्ग टर्म अगर हम या मीडियम टर्म हम अपनी एलोकेशन डिसाइड कर रहे हैं तो हाउ डू वी रिएक्ट। एंड आई थिंक ये हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स का एक वरी होती है, कंसर्न होती है जब हम आजकल बात करते हैं कि जी कोई क्लाइंट्स हैं जिन्होंने एक्सपोजर लिया ही नहीं when the market started rallying, तो वो आके जब हमसे बात करते हैं तो वो परेशान होते हैं कि जी मैं कहीं मार्केट के टॉप पे तो नहीं खरीद रहा, ये तो ऑल टाइम हाईस पे चल रही है। फिर हमारे सारे कुछ और क्लाइंट्स होंगे जिन्होंने थोड़ी सी एलोकेशन ली होगी मगर दे वांट टू बिल्ड इट, सेम सॉर्ट ऑफ कंसर्न कि जी हैव आई मिस्ड द बोट, हैव आई मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, एंड मार्केट ने जो गेन्स बनाने थे बना लिए। एज एन एसेट मैनेजर मैं आपको इस कंसर्न या इसका जो आपको वरी है इसका मैं आपको जो जवाब दे सकता हूँ, आई कैन डू इट बेस्ड ऑन 3 पॉइंट्स के व्हाट आई थिंक, राइट। वन इज दैट आई विल टेल यू के व्हाट आई थिंक ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस मुल्क के, ठीक है ना। अब इन दिस कॉन्वर्सेशन हमने काफी बात करी है कि पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे हैं। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव हमें क्या नजर आ रहा है इज दैट के द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने वापस ले आए हैं, विच इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट के इन्फ्लेशन डिक्लाइन हो रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट्स आपके कंट्रोल में हैं, और आपकी जो आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो एक पीक पे स्टेबलाइज हो गए हैं, ठीक है जी। तो एक हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नजर आ रही है, रिजर्व्स हैं, IMF है, करंटली टॉक्स चल रही हैं। तो आप हिस्टोरिकली भी देखें कि लाइक वी सेड कि हम पहले साल ऑफ IMF प्रोग्राम पे फोकस अगर करें कि जनरली जो गवर्नमेंट्स हैं वो जो अपनी पॉलिसीज बनाती हैं इन द फर्स्ट ईयर of an IMF program, they generally stick to the reform agenda, right? So that is generally a net positive, especially जब आप stock markets की बात करते हैं कि अगर कोई मुल्क या गवर्नमेंट उसकी एक prudent policy चला रही हो, एक reform agenda को promote कर रही हो, तो उसको generally markets positively लेती हैं। तो you would expect that जो history हमें ये बताती है कि पहले साल में generally governments they behave themselves in terms of the IMF program। इश्यू आपको आता है नॉर्मली इन द 3rd and 4th ईयर जब आप इलेक्टोरल साइकिल के करीब आते हैं, फिर गवर्नमेंट्स के ऊपर दूसरे प्रेशर्स, दूसरी कंसिडरेशंस आ जाती हैं व्हिच मे कॉज देम टू डिविएट फ्रॉम दैट स्टेबलाइजेशन एफर्ट एंड स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस में एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है और एक रिकवरी नजर आ रही है, स्पेशली गिवन द एक्सटर्नल फंडिंग सपोर्ट जो हमारे पास अभी अवेलेबल है। और बिकॉज आप पाकिस्तान पे ज्यादा विजिबिलिटी नहीं बना सकते बिकॉज ज़ाहिर यहाँ चीजें बहुत रैपिडली चेंज होती हैं, बट आई वुड से कि गिवन द पॉलिटिकल सिनेरियो एंड द इकोनॉमिक सिनेरियो द नेक्स्ट 12 months जो हैं यू शुड बी अ ईयर ऑफ रिकवरी एंड स्टेबिलिटी फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। तो अगर आज मुझसे कोई स्टॉक मार्केट के बारे में पूछता हूँ कि जी नंबर 1 मैक्रो लेवल पे जो एक हेडविंड थी पिछले 2-3 सालों से स्पेशली पोस्ट 2022 वो एक मे बी टेल विंड बन रही है फॉर द स्टॉक मार्केट। तो मैक्रो लेवल पे हमारे पास एक कंफर्ट है। दूसरी चीज मैं उनसे क्या कहूंगा कि इसके डू यू हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग टुडे, और वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड कि आपको लग रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो पीक मल्टीपल्स थे वो जब हमने साइकिल्स के पीक पे देखे वो 10-12 भी हो जाते हैं, क्या मार्केट उन लेवल्स पे चली गई है? क्या जो यील्ड्स हैं, अर्निंग्स यील्ड हैं, डिविडेंड यील्ड्स हैं, प्राइस टू बुक पे हम देखें, जो भी आप मेट्रिक ऑफ वैल्यूएशन फेवर करते हैं उसकी बेसिस पे पाकिस्तान अपनी हिस्टोरिकल एवरेजेस से या हम कंपेयर करें टू द रीजन और जो डिस्काउंट्स प्रिवेल करते हैं वो क्या बहुत प्रीमियम पे चली गई है? द आंसर टू दैट क्लियरली इज नो, राइट। पाकिस्तानी स्टॉक्स इवन आफ्टर दिस 80% रैली है जो भी जितनी हुई है, दे आर स्टिल कंपेयर्ड टू देयर ओन एवरेजेस, अपनी पाकिस्तान की अपनी हिस्टोरिकल एवरेज वो अभी भी बहुत सस्ते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास है कि हमारे पास वैल्यूएशंस भी आर स्टिल ऑन द लोअर एंड और हमारे पास यील्ड्स भी काफी हैं। तो फ्रॉम अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इवन इफ आई एम वरीड अबाउट कैपिटल वॉलेटिलिटी एंड प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन,
I can pick up stocks of 15% yield, 18% yield, 20% yield, जो मुझे एक downside protection as in some way देते हैं. और तीसरी चीज जो मैं देखूंगा for an investor is that के are there any triggers in play? ठीक है ना? Because valuation सस्ती हो, ठीक है जी, macro level पे stability हो, ठीक है, मगर is that enough कि stock market perform करे? No, it is not enough. आपको triggers चाहिए होते हैं. सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के लिए होता है लिक्विडिटी. और अगर आप अभी देखें तो लिक्विडिटी एक तो फ्लो हो रही है और लिक्विडिटी अवेलेबल भी है, राइट? हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करी. फिस्कल ईयर टू डेट $150 मिलियन का नेट इनफ्लो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टॉक मार्केट के अंदर. दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट इनफ्लो ईयर सिंस द लास्ट 6 years, right? Because investors have been net sellers in Pakistan for a long time, so this is a good big number, shows कि जी foreign investor is interested in investing in Pakistan again. तो foreign liquidity available हो रही है, which is a good trigger for you. Domestic side पे we talked about mutual funds, right? मैंने ये पहले भी बात करी है. Market के last peak पे 2017 में equity funds की allocation close to 50% थी of industry AUM. आज के दिन पे वो शायद 10% के नीचे है, right? तो म्यूचुअल फंड्स की जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी है वो सिग्निफिकेंटली अवेलेबल है. इंश्योरेंस कंपनीज के अभी भी पोर्टफोलियोज, इवन दो दे हैव बीन बाइंग रिसेंटली, दे आर स्टिल नोवेयर नियर द एलोकेशंस जो उनकी 2 साल पहले या 3 साल पहले भी होती थी टू एक्विटीज. इवन आई वुड से कि रिटेल या H&W का जो एक्सपोजर है इस मार्केट में करंटली इज ऑन द लोअर साइड स्टिल इवन टुडे. तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत सारी अवेलेबल है, फॉरेन लिक्विडिटी फ्लो कर रही है. तो एक जो हमारे पास जो सबसे बड़ा ट्रिगर जो हम ढूंढते हैं लिक्विडिटी का, वो अवेलेबल है. दूसरा मेरे हिसाब से जो ट्रिगर अच्छा रहेगा विल बी द फैक्ट के वी विल बी इन एन IMF प्रोग्राम. तो वहां पे आई थिंक पीपल विल गेट एडिशनल कंफर्ट कि जी जब आप IMF के साथ साइन अप करेंगे. एंड ऑफ कोर्स IMF प्रोग्राम के बाद जो तीसरा ट्रिगर जिसके ऊपर हमने अभी ये पूरी कॉन्वर्सेशन करी है कि रेट कट्स होंगे. तो रेट कट्स में जनरली पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट्स हैव डन वेल. And there's no reason for me to believe कि जी अगर अगले 6 महीने या 9 महीने में रेट कट्स होते हैं, और मेरी अपनी ये एक्सपेक्टेशन है कि जी ओवर द नेक्स्ट 12 months मैक्रो लेवल पे स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कि वाई पाकिस्तानी स्टॉक्स शुड नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट. तो अब हमारे पास तीनों चीजें हमने बात करी ना, कि मैक्रो लेवल पे रिलेटिव रिकवरी का सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 12 months. वैल्यूएशंस आर स्टिल चीप एंड अट्रैक्टिव, यील्ड्स आर स्टिल गुड, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है. एंड तीसरा लिक्विडिटी ट्रिगर अवेलेबल है, फंडामेंटल ट्रिगर IMF और इंटरेस्ट रेट्स का भी अवेलेबल है. तो इन तीनों चीजों को मैं पुट टुगेदर करूं तो मैं आज भी लोगों को कहूंगा कि जी देखें, शॉर्ट टर्म पुल बैक्स आ सकते हैं, करेक्शंस आ सकती हैं, नोबडी कैन टाइम द मार्केट परफेक्टली, मगर इफ यू आर एन इन्वेस्टर एंड यू हैव अ व्यू एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 year, आपको बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए ऑन द stock market and the equities, and you should be looking to have some kind of exposure जिससे आप comfortable हैं. Excellent. My last question, ये बोनस होगा आपकी तरफ से, कि आने वाले दिनों में कौन से सेक्टर्स, कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं? तो this देखें again in terms of what we expect, इसके अंदर 2 चीजें हो रही हैं, ठीक है ना? तो which I would say कि people should take a view on. One is that के the thing I mentioned के foreign investors are buying Pakistani stocks now. Now, generally, हम as an investor और खज़र भाई, you're also technically आप बहुत sound हैं, तो we know कि जी वो एक saying है ना, the trend is your friend, right? तो you don't fight the trend. आप there's no, उसके अंदर कोई पैसे नहीं बनते. तो जो foreign investors generally होते हैं, if you look at their buying patterns, you can study these also. और सेकंड पार्ट आपके अपने पोर्टफोलियो में जो आपने फोकस करना चाहिए, अदर देन यू नो द लार्ज कैप्स दैट फॉरेनर्स हैव हिस्टोरिकली बॉट, इज लुक एट के जो सिक्लिकल्स हैं. सिक्लिकल्स मेरा मतलब ये है कि वो वाली कंपनीज जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, जिनके मे बी लेवरेज लेवल्स थोड़े से हायर साइड पे होते हैं, एंड विच आर वेरी सॉर्ट ऑफ अप एंड डाउन विद द साइकिल ऑफ द इकोनॉमी और जो कंज्यूमर डिमांड होती है. तो उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें. सेक्टर्स लाइक सीमेंट्स एंड स्टील एंड ऑटोज एंड ऑटो पार्ट्स एंड ग्लास, इस तरह के सेक्टर्स जो पिछले 1-2 साल में बहुत प्रेशर थे, उनकी डिमांड बिल्कुल डेड हो गई थी, उनके फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत हाई थी, और वो बेसिकली अपने मार्जिन्स और यूटिलाइजेशन उनके काफ़ी लो हो गए थे.
तो वहां पे आई थिंक एक अच्छा सेंटिमेंट जनरेट होगा वंस यू सॉर्ट ऑफ साइन द IMF प्रोग्राम, यू गेट इनटू द रेट कट साइकिल। तो इन स्टॉक्स के अंदर तो लुक फॉर स्टॉक्स जिनके अच्छे स्पॉन्सर्स हैं इस साइड पे, सिक्लिकल साइड पे, और जिनका शायद प्राइस एक्शन कंपेयर टू अदर्स इतना स्ट्रांग नहीं हुआ। तो दैट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट दैट यू कैन लुक एट कि इन टर्म्स ऑफ सिक्लिकल एक्सपोजर्स के आप उनको बाय करें गोइंग फॉरवर्ड इन दिस मार्केट। आपकी टॉप पिक्स कौन सी होंगी? मैंने जब रिपोर्ट पढ़ी थी तो उसमें से आई थिंक 90% जो स्टॉक्स आपने हाईलाइट किए थे, आई हैड वन फ्रॉम ईच सेक्टर। सो अगर आप कुछ अपनी टॉप पिक्स बता दें। जी, टॉप पिक्स में अगर हम देखें तो ब्रॉडली अच्छी कंपनी है जो कि जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, जिनके सेक्टर के फंडामेंटल अच्छे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, तो जो है वो एक टॉपिक कंपनी है। तो अगर हम देखें तो EMPs में ODD की BPL जो है वो हमारे टॉपिक है, फर्टिलाइजर में जो है वो FFC हमारा जो है वो टॉपिक है एंग्रो। इसके साथ अगर हम सीमेंट में देखें तो सीमेंट हमारे थोड़ी ज़्यादा पिक है क्योंकि ये थोड़ा सा थीमेटिक जो है वो यहाँ पे आ रहा है, जिसमें लकी, PG, मेपल और फौजी सीमेंट है। इसके अलावा अगर हम टेक्सटाइल में देखें तो इंटरलूप और निशात चिनिया हमारा टॉपिक है। इसी तरह अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें तो सिस्टम हमारा टॉपिक है। इसी तरह अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो UPL, निज़ान, फैसल बैंक और HBL जो है। अच्छा, आपने फार्मा से शायद कोई नहीं हाईलाइट किया, और अगर हम ऑटो पार्ट्स वगैरह देखें तो कोई शायद नहीं किया। आई थिंक फार्मास्यूटिकल में जैसे हमने अभी इस बात पे जो बात की थी, वो कंपनी जिनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डीरेगुलेट हो गया, उन कंपनी में जो है वो AGQ फार्मा आ जाता है, उसमें जो है बन गया रहता है, उसमें जो है वो हेलियन फार्मास्यूटिकल जो है वो आई थिंक वो ये 3 कंपनीज का मैंने नाम लिया, बाकी और कंपनीज भी होंगी, बट ये कंपनीज इनके पोर्टफोलियो का एक अच्छा चंक जो है वो डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट का है, जो कि आगे जाते हमें लगता है कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अभी अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जी 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 तो मैं जो है अगेन सिंप्लिसिटी को डिफाइन करते हुए एक स्ट्रेटजी जो फॉर नोविस इन्वेस्टर्स या फॉर न्यू टू इन्वेस्टर्स, उनको मैं तो जो है खिजर भाई रिकमेंड करूंगा, स्पेशली जिनके पास दोज हु डोंट हैव एनी नॉलेज, दोज हु डू नॉट हैव एनी टाइम। तो एक आई कॉल दैट स्ट्रैटेजी, एक तो है ना कि आप म्यूचुअल फंड्स ले लें, कर लें, वो मैं कहता हूं बाय एवरी सिंगल लीडर ऑफ ईच सेक्टर। अगर हमारे 25 सेक्टर हैं तो जो उसका हर लीडिंग सेक्टर है, अगर आप ना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ना डिवोट कर सकते हैं, तो एक स्ट्रैटेजी जो कि वेरी सिंपल बट इट हैज़ यील्डेड रिजल्ट के हर कंपनी का नंबर 1 शेयर खरीद लें। उसके अंदर यस ओवरवेट जो है, मैं पर्सनली यही समझता हूं कि आउट ऑफ नेसेसिटी चीज़ें वुड इम्प्रूव। ये जो हमारे एनर्जी सेक्टर है, वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू इम्प्रूव देयर फंडामेंटल्स। तो मेरा तो नंबर 1 सेक्टर वुड बी ऑफ कोर्स ऑयल एंड गैस। और जो दूसरा मुझे सेक्टर अच्छा लगता है उसको मैं कहता हूँ RPF खिजर भाई, आई कॉइन इट रिपीट परचेज फैक्टर, यानी buy the shares of those company which has this repeat purchase factor। इसमें mainly FMCGs आ जाती हैं, fast moving consumer goods आ जाती हैं, stocks like pharmaceuticals, जिसका repeat purchase ये short run long run के अंदर ये रहे, ये मतलब issues नहीं है, long run में they will all be cancelled out। तो मुझे एक एनर्जी में ऑयल एंड गैस और दूसरा FMCG, ये सेक्टर जो है मेनली जिसमें फूड कंपनीज आती हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती हैं, दीज आर द सेक्टर्स दैट आई पर्सनली। एहतशाम साहब, आजकल मार्केट हम देखते हैं रोज़ ऊपर ही जा रही है, और अगर हम फंडामेंटल जो एनालिस्ट हैं उनको सुने तो वो कहते हैं कि जी मार्केट तो 1 लाख तक जाएगी, 85 के टारगेट थे, 75 के थे।
अगर हम टेक्निकल एनालिस्ट को देख लें तो वो हर रोज बेरिश डाइवर्जेंसेस निकाल के दिखा रहे होते हैं और सबको कह रहे होते हैं भागो निकलो। तो आपका जो यूज कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी एआई वगैरह मोमेंटम, तो आपका व्यू क्या है अबाउट द मार्केट? फिर भाई वेरी वैलिड क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मार्केट की प्रोग्रेशन अगर हम देखें तो पिछले एक साल के अंदर जिस तरह से मार्केट ने मूवमेंट की है, मार्केट वाज आइंग ऑल द लीडिंग फैक्टर्स। जैसे मैंने आपसे भी अर्ज किया कि मार्केट उन तमाम लीडिंग फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करके अपना मूव बना रही होती है। तो उसी लीडिंग फैक्टर्स को अगर हम इनकॉर्पोरेट कर लें और अगर हम देखें कि मार्केट में क्या एट करंट लेवल मजीद जगह है, मार्केट हायर साइड के ऊपर जा सकती है, तो उस पे प्रोग्रेशन इज वेरी पॉजिटिव। लगता है ऐसा ही है कि जो प्रिडिक्टेबिलिटी है और एक्सप्लेनेबिलिटी ऑफ द मॉडल है वो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स शो कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस वक्त मार्केट जो है शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के अंदर एक पैटर्न से आउट हुई है। ठीक है, तो मोमेंटम बेस्ड पैटर्न के अंदर मार्केट पहली दफा इस साल उस पैटर्न से एग्जिट हुई है, बाहर आई है, जो कि इटसेल्फ एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम बेस्ड एक सेलिंग ट्रिगर है, जो कि इस वक्त सेल ऑफ हुआ और मार्केट में हमने देखा कि तकरीबन 4400 पॉइंट से ज्यादा मार्केट अपने हाई से नीचे आ गई। तो इस तरह का रिएक्शन आना चाहिए था, बट क्या ये लॉन्गर टर्म डायरेक्शन मार्केट की जो है वो डिस्टर्ब होगी? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि मार्केट जो है विल रिवर्ट बैक टू इट्स नॉर्मल लेवल, और ऑलरेडी मार्केट में जो डायरेक्शंस चल रही हैं, हम एक प्राइमरी बुल साइकिल के अंदर हम चल रहे हैं, और उस प्राइमरी बुल साइकिल्स के अंदर यू कैन नॉट ओवर रूल द अप्स एंड डाउन्स, जो कि इस वक्त अगर मार्केट में आएगी तो वो एक अच्छी तेजी के बाद इस वक्त मार्केट में एडजस्टमेंट होगी। तो वंस दिस एडजस्टमेंट विल बी डन, वी फोरसी के मार्केट शुड गो ऑन द हायर लेवल्स। और इनफैक्ट अगर आप अगले 2 से 3 साल का, बिकॉज मैं अपने इन्वेस्टर्स को यही एजुकेट करता हूँ कि आपने एटलीस्ट 2 से 3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन पे अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है मार्केट के अंदर, और उस ब्रॉडर साइकिल के अंदर कीपिंग इन माइंड जिस तरह की अर्निंग एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी और जिस तरह के फंडामेंटल चेंजेस हैं गोइंग फॉरवर्ड, अलॉन्ग विद द मोमेंटम बेस्ड लॉन्ग टर्म प्राइमरी साइकिल के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड बुलिश अबाउट। रजा साहब, आपने ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस भी किया, अगर मौजूदा हालात को देखें तो कौन सी टॉप इन्वेस्टमेंट पिक्स होंगी आपके ख्याल में? क्योंकि दोनों चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं, एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन है जो पाकिस्तान में सम टाइम मुझे भी मैसेज आता है दोस्तों का कि पॉलिटिकल जो सिचुएशन है हीट अप हो रही है। आपने भी देखा होगा जब कोई पीटीआई के खिलाफ डिसीजन आ जाता है तो कुछ मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर लोग जोक्स भी करते हैं इसके बारे में। सो अगर इन सारी चीज़ों को, अच्छे आने वाले दिनों को और इस पॉलिटिकल सिचुएशन को भी मैं मद्देनज़र रखूं, आप क्या रिकमेंड करेंगे? एक बड़ा बैलेंस डिफेंसिव भी और ग्रोथ वाला भी एक पोर्टफोलियो में बना लूं, तो अगर कुछ आप हेल्प कर पाएं इसमें बताने में टॉपिक्स के। Yeah, I think you're right कि in terms of risk factors, politics and economy ही risk factors रहे हैं for Pakistan, and nothing has changed on that front. Risk factors आज भी वही हैं, but I think with a reasonable degree of certainty we can say कि maybe in 2024 जो remaining 6 महीने रह गए हैं, शायद वो ये factors इतने forefront पे ना आए। ठीक है, तो अगर आने भी हैं तो मे बी दैट इज समथिंग दैट कुड क्रॉप अप इन 2025, मे बी नॉट बिफोर देन। सो एज ऑफ राइट नाउ वी आर क्वाइट कंफर्टेबल विद द सिचुएशन 2024 जहां तक रह गया है। तो मार्केट में अभी भी मोमेंटम मौजूद है, और इंटरेस्ट रेट जैसे नीचे आएंगे, मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स विल टर्न टुवर्ड्स दिस मार्केट। तो आई वुड नॉट बी पुट ऑफ बाय द फैक्ट कि 90% पिछले 12 महीने में ऑलरेडी बढ़ चुकी है मार्केट। देयर इज स्टिल अ रूम, वैल्यूएशंस में रूम है, इंटरेस्ट रेट्स में नीचे आने में रूम है, इन्वेस्टर्स बोथ फॉरेन एंड लोकल इंस्टीट्यूशनल उनका मजीद इस मार्केट की तरफ आने में रूम है। So I think there is that momentum that will extend into the second half of 2024. So I'm quite comfortable saying that. Like I said, I mean, sectors that I said I like. I mean, obviously I do like the banks. You can choose. अगर आपको dividend yield पसंद है तो the likes of MCB, UBL here are good as well. B Bank from a re-rating perspective मुझे पसंद है। अगर पाकिस्तान broadly speaking अच्छा लग रहा है तो
a great company that is plugged into all the right sectors of Pakistan, Lucky Cement. I think उनका cement में भी है, power में भी है, autos में भी है, chemicals में भी exposure है. Pakistan does well, Lucky does well. तो Lucky को देखा जा सकता है. Steel I mentioned कि बड़ा difficult time रहा है last few years, but maybe it's time for a bottom हमने शायद hit कर लिया हो. So even within that, the more sort of solid companies like Mughal Steel, I think वो थोड़ा सा relatively बेहतर लगता है. Energy reforms, I truly believe के चीजें move होना शुरू हुई हैं on that front, and I think you will see them pick pace going forward as well. So definitely some of the cheaper E&P companies वो देखी जा सकती हैं. ये ज़्यादातर जो मैंने नाम लिए हैं, these are all blue chips by and large और liquid names हैं. तो इनमें ease of entry और exit है. तो if people feel कि जी risk factors forefront पे आ रहे हैं तो बड़ा quickly इनसे exit भी किया जा सकता है. But as of right now, I'm very comfortable in saying कि these sectors that I mentioned that I like and these stocks that I mentioned that seem to offer value, वो portfolios का हिस्सा होना चाहिए अभी भी. तो मार्केट में like I said, I mean मुझे तो positives अभी भी outweigh करते हुए नजर आ रहे हैं compared to the negatives. So I would stay engaged with this market. कुछ लोग अभी भी मनी मार्केट में बैठे होंगे, आराम से रिस्क फ्री रिटर्न्स ले रहे होंगे, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? हाउ कैन दे ट्रांजिशन इनटू हाई रिस्क? I think साहब, look, I don't think one size fits all here. I mean, depends. अगर आप बहुत एक risk averse investor हैं, maybe you are a pension fund, या आपकी maybe आप उम्र के हिस्से में हैं कि maybe you're relying, you're at the later stage of your career, and आपके लिए बड़ा important है आपकी retirement savings, all of that. तो definitely fixed income is still offering a very high rate. Right, तो मैं तो उनको वही कहूँगा जो बड़े risk averse investors हैं कि that high rate is still there, and even in fixed income आप advantage इस तरह का ले सकते हैं कि you can sort of lock in, आप थोड़ा longer term पे चले जाएं. When interest rates start come down, तो वो अगर आपने एक rate lock in कर दिया है तो वो bonds पे आपको वहाँ से gain भी मिल जाता है, capital gain भी हो जाता है. तो maybe they can tilt towards from treasury bills 1 year से maybe they can start coming into the 3 year instrument. ठीक है, बट अगेन पीपल जिनके लिए महज इन्फ्लेशन को 2-3% से बीट करना इज नॉट इनफ, एंड दे फील कि नहीं, दिस इज वी हैव टाइम ऑन आवर साइड एंड वी वुड लाइक टू अर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या हाई रिटर्न्स, तो अगर उनकी रिस्क एपेटाइट है तो certainly the stock market still has those stocks and sectors there जो maybe 1 year पे आपको अच्छे returns दे दे, maybe 2 or 3 times as high as inflation. I mean, जो मैंने कुछ sectors या stocks के नाम लिए, उनमें जब dividend yield ही 15% है तो 15% तो वहीं से आ गया. उसके अलावा obviously when interest rates start to come down और re-rating होती है stocks की, तो मजीद अगर 4 का PE है वो 5 का PE बन जाए तो 20% तो वहां से आ गए. 15% तो 20 करें तो 35%. तो नॉट टू से कि ये पूरी मार्केट पे अप्लाई हो रहा है, ऐसी बात नहीं है फॉर द KSE 100, बट देयर विल बी स्टॉक्स जो इतना रिटर्न टोटल रिटर्न पोटेंशियल ऑफर कर रहे होंगे अक्रॉस द नेक्स्ट 12 months. तो फॉर पीपल हु वांट टू प्ले फॉर दैट सॉर्ट ऑफ रिटर्न, आई थिंक द स्टॉक मार्केट स्टिल हैज दैट वैल्यू कि वो आपको इस तरह के रिटर्न पोटेंशियल दे दे. बट अगेन फॉर द मोर रिस्क अवर्स पीपल जो खुश हैं विद द 15 to 20% रिटर्न फॉर 12 months, तो फिक्स्ड इनकम इज ऑल्सो अ वायबल ऑल्टरनेटिव. एंड अभी भी इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग जो मार्केट डेफिनेटली हैज गॉन अप, बट ये पैसा इतना रोटेट हुआ नहीं है इनटू इक्विटीज. अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखें और इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट इनटू स्टॉक मार्केट है कंपेयर टू देयर इन्वेस्टमेंट इनटू फिक्स्ड इनकम, पिछले 6 महीनों में ज्यादा कुछ खास तब्दील हुई नहीं है. The buying has been done by individuals, retail, high net worth, and foreign investors. It's not the mutual fund industry or banks or even most of the insurance companies जो buyers रही हैं. तो अभी भी पैसा मोहताती है और अभी भी fixed income में ही है ज़्यादा. But that works for some. If you are risk averse, more power to you. That's fine. But अगर आपको 20% नहीं 15% नहीं, you want to play for more,
वो तो फिर इक्विटीज ही दे सकती है, और तो कोई एसेट क्लास मुश्किल लग रही है ना। करेंसी अभी ऐसा लग रहा है कि वो देगी ना, मे बी कमोडिटीज ऐसा रेट ऑलरेडी पीक पे चल रही हैं, इंटरेस्ट रेट अब तो आपके सामने ही है। तो 15 to 20% अगर आपका रिटर्न ऑब्जेक्टिव है, stick to fixed income. If you think that you want more and you want to beat inflation comprehensively, equities still have that potential to give you that return objective. वली भाई, अगर मेरे पास थोड़े से पैसे हैं तो मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, तो हाउ शुड आई डू इट? कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करना चाहिए टू डाइवर्सिफाई? किस तरह के एसेट्स से स्टार्ट करना चाहिए, फिक्स्ड इनकम या हाई रिस्क में, मीडियम रिस्क में? तो अगर मेरे पास थोड़े से पैसे हैं एंड आई वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए, एक तो ये कि ब्लैंकेट एडवाइस तो कोई दे ही नहीं सकता, ना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं तो सिर्फ अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बेसिस पे बता रहा होता हूँ। लेकिन एटलीस्ट मैं ये बता सकता हूँ कि आपके जो भी पैसे आपके पास हैं जो आपको इन्वेस्ट करने हैं, पहले तो उनका टाइम होराइजन आपको देखना पड़ेगा। अगर उनका टाइम होराइजन आपका है कि 2 साल 3 साल है, फर्ज करें आपने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन आने वाली है, या कोई मेजर इवेंट आने वाला है आपके घर में जो आपको एक्सपेंस करना है, या घर खरीदना है, या इस तरह के कोई भी एक्सपेंस आने वाले हैं आगे, और उसके पास आपका जो होराइजन है वो 3 साल का है, तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपको उन पैसों को फिक्स्ड इनकम फंड्स के अंदर डालना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट्स में डालना चाहिए, इस तरह के काम करने चाहिए, क्योंकि वो रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप उसको स्टॉक्स में डालना शुरू करेंगे या इवन रियल एस्टेट के अंदर डालना शुरू करेंगे, वो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अगर, और लोग कहते हैं, मतलब मैंने ब्लैंकेट लोगों को सुना है इस तरह कहते हुए कि भाई अगर आपके पास 3 साल के लिए पैसे हैं तो आप स्ट्रेट अवे बिटकॉइन में डाल दें। ये इस तरह के, मैं कभी भी इस तरह की बात नहीं करूंगा, क्योंकि भले वो बिटकॉइन कल डबल हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता किसी को भी कि अगर आपको अगले 2 साल के अंदर ये पैसे कहीं डालने हैं, कहीं यूज करने हैं, आप उसको बिटकॉइन में डालते हैं, क्योंकि हु नोज वो पैसे आधे हो जाएं और फिर वो आधे रहें अगले 5 साल तक। मतलब ये तो इस तरह की स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है। इवन स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपका होराइजन 5 से 10 साल का नहीं है मिनिमम, तो भी मैं नहीं कहता कि किसी को वो इस तरह से इन्वेस्ट करे स्टॉक मार्केट के अंदर, अनलेस एंड अनटिल आपका इतना बड़ा होराइजन हो कि वो ऑलमोस्ट जा रहा हो 10 साल के ऊपर, तो वो पैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करें, और छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट करेंगे और आपने आज से पहले इन्वेस्ट नहीं किया होगा, क्योंकि कभी कभी अब जैसे आप देख लेना, आजकल इंडिया की स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही है, यूएस की स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी इवन ऑल टाइम हाई चल रही है। किसी ने आज से 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हो इन तीनों स्टॉक मार्केट के अंदर, उसने तो डाउन टर्न देखा ही नहीं होगा। उसको तो ये लगेगा हर महीने में पैसे डाल रहा हूं और ये पैसे बढ़ते जा रहे हैं, हर महीने में पैसे डाल रहा हूं बढ़ते जा रहे हैं, क्यों ना मैं एक साथ ही सारे पैसे डाल देता हूं और ये एक साथ ही बढ़ जाए। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी मार्केट किस टाइम पर नीचे जाए और फिर अगले 5 साल 3 साल 2 महीने वट एवर द टाइम फ्रेम इज वो नीचे रहे। तो फिक्स इनकम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको अगर शॉर्ट टर्म के ऊपर डालना है। मैं तो कहता हूं अगर लॉन्ग टर्म के ऊपर भी आप हैं तो, और आपको नहीं समझ में आता कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएं, थोड़े बहुत पैसे फिक्स में डाल दें, फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएं, और जैसे जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको समझ में आए तो फिर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। रियल एस्टेट की बात इसलिए नहीं करेंगे हम, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर ऑटोमेटिकली आपके पास पैसे इतने होंगे ही नहीं। आप कह रहे हैं ना कम अमाउंट है, तो रियल एस्टेट पे जा ही नहीं सकते। और वैसे भी रियल एस्टेट के अंदर आपको पाकिस्तान में रहते हुए क्या रिटर्न्स मिलेंगे? वही अब्दुल रहमान नजम की बात मुझे दोबारा से याद आई कि वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने इवन रियल एस्टेट की हर किस्म की लोकेलिटी को बीट किया है, एक्सेप्ट फॉर 1 या 2 मेजर लोकेलिटीज थी, जो कि मुल्तान के अंदर शायद कोई डीएचए था या इधर उधर कोई ऐसी उसने अपार्टमेंट्स विलास के बताया था। अदरवाइज कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसने स्टॉक मार्केट को बीट किया हो। तो स्टॉक मार्केट मेरे ख्याल से ओवर द लॉन्ग, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट को लोग नहीं समझते ना, स्टॉक मार्केट आप बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी बिजनेस में आप हिस्सा ले रहे हैं। तो आप किसी अच्छे बिजनेस में हिस्सा लेंगे तो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, भले स्लो ग्रो करे। अब पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, जब पाकिस्तान के बुरे हालात चल रहे होते हैं तो स्टॉक मार्केट नीचे होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनीज भी बुरा परफॉर्म कर रही हैं। कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, उनके आपको उनके जो रिजल्ट्स होंगे वो देखें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। जैसे ही एक पुश मिलता है, कुछ बेहतरी नजर आती है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, स्टॉक्स भी ऊपर जाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो थोड़ी अमाउंट वाले हैं उनको फिक्स डिपॉजिट और स्टॉक मार्केट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ चलना चाहिए। 101 इन्वेस्टिंग का बता दें कि अगर अभी हमने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है
या ऑलरेडी किया हुआ है, तो किस तरह का मेरा पोर्टफोलियो होना चाहिए, किन सेक्टर्स में मुझे रहना चाहिए, किन सेक्टर से मुझे निकल जाना चाहिए, कौन से ऐसे रेड ग्रीन फ्लैग्स हैं अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स? देखिए, मेरा ख्याल है फर्टिलाइजर अच्छा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट के लिए, हमेशा स्टेबल रहता है हमारे यहाँ। बैंक्स, सर्टन बैंक्स बहुत अच्छे हैं, यूपीएल, नेशनल बैंक, निज़ाम एक्सेट्रा, ये बैंक्स बहुत अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बैंक्स की डिविडेंड यील्ड्स भी अच्छी हैं और जनरली कंपनियों की कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छी है। फिर इसके अलावा पावर सेक्टर अच्छा रहा है हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको वगैरह। सीमेंट में अब मुझे लगता है बेहतरी होगी जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होगी, तो लकी, डीजी, मेपल, ये 3 अच्छे हैं। तो ये 7-8 स्टॉक्स जो है हमारे यहाँ जनरली बेहतर स्टॉक्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके बाद अगर किसी ने रिस्क लेना हो तो अब तो ऑटो में कुछ स्टॉक्स अच्छे हैं, इंडस और साजगार, ये 2 हैं जो बेहतर है, लेकिन जाहिर है इनकी कीमत साजगार की बहुत ज़्यादा हो गई। बट ये और एयरलिंक एक अच्छा है जो मैंने देखा है, वो मोबाइल वगैरह में काफ़ी काम कर रहा है, तो वो भी अब अच्छी कंपनी है। हालांकि उसको लिस्ट किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आ रही है। अभी आपको कौन से सेक्टर्स या स्टॉक्स जो हैं वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं? इस टाइम मेरा पोर्टफोलियो किस तरह का होना चाहिए? देखिए, आई वुड refrain from giving any particular stock advice, but I think थीम अगर लोग समझ जाए तो इट विल बी वेरी गुड। सो आप हमेशा देखें कि अर्निंग्स ग्रोथ किस में ज़्यादा आएगी। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज हैं उसमें अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आएगी, उसमें वैल्यूएशन री रेटिंग आएगी, तो आपको सिर्फ एक जंप मिलेगा, नंबर 1। इससे बेहतर आप देखें बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ पे 1-1.5 साल आपकी शायद अर्निंग स्टेबलाइज हो, लेकिन बैंक्स की बैलेंस शीट इतनी साफ है, डिविडेंड यील्ड्स इतने साफ है, पाकिस्तान में अनबैंक पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हायर इंटरेस्ट रेट्स रहेंगे, तो यहाँ पे अगले 4-5 साल में अर्निंग्स ग्रोथ वापस आ जाएगी। तो यू कैन हैव बोथ अर्निंग्स ग्रोथ एंड द वैल्यूएशन री रेटिंग। लेकिन इन सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न हो सकता है इंडस्ट्रीज में, सिक्लिकल्स में, जो आपकी इकोनॉमी साइकिल अगर बढ़ रही है, ग्रोथ की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आती है। तो ये स्टॉक 1 ईयर फॉरवर्ड पीई 10 मल्टीपल 15 मल्टीपल चलते हैं, क्योंकि लोग 3 साल की ग्रोथ देखते हैं, 4 साल की ग्रोथ देखते हैं। सो सिक्लिकल्स में आप देखें, सीमेंट्स है, स्टील है, ग्लास है, ये वाले सेक्टर मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेंगे अगले 3 साल के बाद। मैं 3 महीने 6 महीने की किसी को एडवाइस नहीं दे सकता। इन कंट्रास्ट आप ये देखिए कि टेक्सटाइल्स के ऊपर वैल्यूएशन डिप्रेस्ड है, लेकिन देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज ये है कि एनर्जी कॉस्ट हाई है, फाइनेंशियल कॉस्ट हाई है, कंसेशनल फाइनेंसिंग खत्म हो गई है और एक्सपोर्टर्स पे टैक्स भी लग गया है। तो वो जो जूस है, जो उनके ऊपर ट्रस्ट है, वो आपका देखा कि कंपेटिटिवनेस उनकी ग्लोबली कम हो गई है, तो यू वुड नॉट बी टू एक्साइटेड। सिमिलरली, बट ऑन दी अदर हैंड, आप एक सेक्टर है फार्मास्यूटिकल, उसमें इंटरेस्ट रेट का इतना ताल्लुक नहीं होता, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, आपकी लोगों में अवेयरनेस आती है, हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़ती है, इट्स एन इनइलास्टिक प्रोडक्ट, गवर्नमेंट के भले कम फाइनेंसेस हो लेकिन वो हेल्थ केयर पे स्पेंड करेंगी, वहाँ पे अच्छी प्रॉक्सीज है, आपके पास ग्लोबल ब्रांड्स है, जो अभी इंडस्ट्री डीरेगुलेट हुई है, तो वहाँ पे प्राइसिंग पावर लोगों के पास वापस आ रहा है। सो इफ आई वर टू प्रायोरिटाइज एंड गिव इट रेटिंग्स, नंबर 1 सिक्लिकल्स, जिसमें सीमेंट, स्टील, ऑटोज प्रॉब्लली मुझे लगता है वैल्यूएशन स्ट्रेच है, ग्लास, नंबर 2 आपकी बैंक्स, ठीक है, जिनमें आपको डाउनसाइड हेज्ड है, डिविडेंड यील्ड्स है, अर्निंग्स ग्रोथ भी है, वैल्यूएशन भी अपडेट है, नंबर 3 फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें लिक्विडिटी है लेकिन 5 साल 10 साल की बेड के अंदर पाकिस्तान में हाई पॉपुलेशन है, लो पेनिट्रेशन है, डीरेगुलेशन के बाद उनकी प्राइसिंग पावर वापस आएगी। नंबर 4 अगर कोई फिर आईटी में जाना चाहे, 1-2 कंपनीज है अच्छी आईटी में, सबसे अच्छी सिस्टम्स लिमिटेड है, वो लोगों के लिए लेकिन लॉन्ग टर्म बेट है। बाकी मेरे ख्याल से खिजर भाई, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अच्छी प्रॉक्सीज नहीं है, तो अगर आप पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करें तो थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करें कि पाकिस्तान री रेट होगा, तो उसके बाद देखे जाएंगे कि कोई कंपनी स्पेसिफिक बॉटम अप अप्रोच है। अब सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच होनी चाहिए कि अगले 12 साल के बाद पाकिस्तान कैसे, 12 महीने के बाद पाकिस्तान कैसे रहेगा, इंशाल्लाह।